सबको प्रणाम और सुप्रभात। बच्चों, उपस्थित हूँ आप सबके बीच में लेकर फिर से वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल, मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है इंग्लिश। देखो, कल हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब्स पढ़ना शुरू किया था। किसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स? वो वर्ब वो वर्ब जो दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनती है, यानी कि एक फ्रेज के रूप में जो वर्ब आती है हमारे सामने, उसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स together, which is a phrase which acts in itself as a verb, is called phrasal verb. ठीक है भैया, कल हम लोगों ने आयरन आउट तक पढ़ लिया था, पुट डाउन तक। आयरन आउट से हमको स्टार्ट करना है। तो देखो, ये रही हमारी आज की पहली फ्रेजल वर्ब, आयरन आउट, जो मैंने हाईलाइट की है। आयरन आउट का मतलब है टू रिजॉल्व बाय डिस्कशन, एलिमिनेट डिफरेंसेस। देखो, कपड़े पे सल पड़ जाए तो अपन उसको आयरन आउट कर देते हैं, यानी कि वो सल मिटा देते हैं। तो जब दो लोगों के बीच में कुछ विवाद हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, तो उनको एलिमिनेट कर देना, हटा देना, है ना, या रिजॉल्व कर देना, सॉल्व कर देना, डिस्कस करके, है ना। तो एक तरीके से डिफरेंसेस को मिटाना, जैसे सल मिटा देना, वैसे ही डिफरेंसेस मिटा देना। तो इट वॉज राहुल हु आयरनड आउट ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन मी एंड गौरव, है ना, बिटवीन गौरव एंड मी। चलो, फिर है बियर विथ समवन। बियर विथ समवन यानी किसी के साथ पेशेंस रखना। अब कोई परेशानी में है या कोई खुद ही नहीं संभाल पा रहा है कोई चीज़ को, जैसे कि रेलवे को खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया, कुछ रेलवे ट्रैक खराब हो गई है इसलिए ट्रेन लेट हो गई है। तो रेलवे क्या बोलता है? प्लीज बेयर विथ अस, द ट्रेन टू भोपाल इज 3 hours डिलेड। तो बेयर विथ अस मतलब हमारे साथ आप भी सहन करो, यानी कि हमारे साथ पेशेंस रखो, यानी कि प्लीज नाराज मत हो, थोड़ा पेशेंस रखो, सब काम हो जाएगा। तो प्लीज बेयर विथ अस या बेयर विथ समवन, BEAR, बेयर विथ समवन। बी अप टू समथिंग। बी अप टू समथिंग मतलब तू यार काय में लगा हुआ है, कोई मजाक में है, यानी कोई प्रैंक वैंक कर रहा है या कोई स्ट्रेंज काम में, पता नहीं कहीं तो भी तो लगा हुआ है यार, है ना। तो बी का इज वॉज सब हो जाता है, जैसे कि व्हेन आई विजिटेड राहुल ही वॉज अप टू समथिंग। अप टू समथिंग मतलब कोई ना कोई विचित्र काम जरूर कर रहा था, वो अब समझ में नहीं आ रहा है। और जब कोई मजाक कर रहा हो और अपने को देख के ऐसा लगे उसके चेहरे पे नॉटी स्माइल, यू आर अप टू समथिंग, हाँ मुझे लग रहा है तो कुछ मजाक करने वाला है, कुछ यू आर ट्राइंग टू मेक अ फूल आउट ऑफ मी, है ना, कुछ अप्रैल फुल बना रहे काइंड ऑफ। तो कोई प्रैंक करने वाला हो तो भी यूज करते हैं। और नॉर्मली कोई एक से विचित्र से काम में लगा हुआ हो तो यार ये कुछ तो भी तो करे जा रहा है, सुबह से किसी उधेड़ बुन में है, तो वो उधेड़ बुन में है ना, तो मतलब ही इज अप टू समथिंग। बी अप टू समथिंग इज, बी के फॉर्म बन जाएंगे वो तो, बी इज, एम, आर, वॉज, आपको पता ही है। गो बैक, अपनी जगह वापस चले जाओ, बहुत फेमस डायलॉग है आजादी की लड़ाई में, साइमन गो बैक। तो when he visited Mathura, the citizens of Mathura shouted at him that he must go back, है ना, कि वो उसको वापस चले जाना चाहिए। ये मथुरा का कोई ऐसा व्यक्ति है जो मथुरा का नहीं है और वो मथुरा में आके कुछ ऐसा काम करना चाहता है जो श्री कृष्ण की पवित्र जन्मभूमि के लिए अच्छा नहीं हो, तो मथुरा के लोगों ने नारे लगाए, गो बैक। रैंडम, कहीं से भी उठा के कोई एग्जाम्पल बना लो, इससे जीके भी बढ़ जाए कभी तो ठीक है, नहीं तो गो बैक का तो काम हो ही गया। गो ऑन यानी कंटिन्यू। जब आप उससे पूछते हो कि सर ये मैंने आंसर लिखा है आप एक बार देख लीजिए, और फिर मैं चेक करने के बाद बोलता हूँ गो ऑन, मतलब कंटिन्यू कर, इसी तरह से और लिखते रहे। मतलब तूने, किसी बच्चे ने मुझे कहा कि सर मैंने ये पैटर्न पे लिखा है, क्या इसी पैटर्न पे आगे और आंसर्स में लिख सकता हूँ? तो आंसर चेक करने के बाद मैंने कहा वेरी गुड, गो ऑन। गो ऑन मीन्स कंटिन्यू कर, ये सही तरीका है, इसी तरीके में और आंसर लिखो। तो यू कैन गो ऑन विथ इट, यू कैन गो ऑन विथ इट, ये सेंटेंस हो गया। फिर टर्न डाउन, टर्न डाउन यानी कि रिफ्यूज कर देना, ये गो ऑन हो गया। फिर है टर्न डाउन, जनरली किसी का प्रपोजल रिफ्यूज कर देना। माई बॉस टर्नड डाउन माई प्रपोजल ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू एबीसी लिमिटेड। मेरे बॉस को मैंने सजेशन दिया था, प्रपोजल, कि भाई एबीसी लिमिटेड में अपन इन्वेस्ट करते हैं, ये मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, अगर इसके हिसाब से करते तो कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन उसने मेरा वो प्रपोजल या मेरी वो रिपोर्ट ही टर्न डाउन, रिफ्यूज कर दी। टेक आफ्टर यानी कि किसी से मिलता जुलता होना, यूजुअली किसी फैमिली मेंबर पे। देखो, कभी ऐसा होता है ना कि घर में जो बेटा पैदा हुआ है वो बहुत ही गुस्से वाला है और सब खड़े दम पे चाहिए बिल्कुल उसको, है ना। तो ऐसा स्वभाव तो दादाजी का था। अब दादाजी तो नहीं रहे, मतलब उस बेटे के दादाजी, जो नया बच्चा पैदा हुआ है उसके दादाजी,
तो दादाजी तो नहीं रहे, लेकिन उनके सारी क्वालिटीज इसमें आ गई है, तो एज इफ कि इसने उनकी जगह ले ली है। घर में बिल्कुल आतंक मचा रखा है, डिक्टेटरशिप। और चूंकि लाड़ प्यार का भी है तो सब उसकी बात मानते भी हैं। तो फिर कोई कहेगा कि भाई राहुल हैज टेकन आफ्टर दादाजी, राहुल ने दादाजी की जगह ले ली है, उनको रिजेंबल करता है बहुत ज्यादा, है ना, इसका नेचर दादाजी जैसा है ना। इसका मीनिंग है, इसका फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर, और मीनिंग है टू रिजेंबल समबडी एल्स, किसी से रिजेंबल करना, यूजुअली अ फैमिली मेंबर। टेक अपार्ट यानी कि टू डिसअसेंबल समथिंग या डिसेंबल समथिंग, टेक अपार्ट। जैसे कि पूरी, अपन हिंदी में बोलते हैं ना, बखियां उधेड़ दी। जैसे मान लो रोहित शर्मा ने पाकिस्तानी टीम की बखियां उधेड़ दी, है ना। तो रोहित शर्मा हैज टेकन अपार्ट द पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक, यानी कि उनको पूरा डिसअसेंबल कर दिया, बेचारों को समझ ही नहीं पड़ रही है, सब तितर बितर हो गए हैं। इधर जा रहा है कोई, उधर जा रहा है, उधर भी मारो तो उधर चौका, इधर फील्डर लगाओ तो भी इधर चौका, जहां जाओ वहां गैप निकाल देता है और चौका मार देता है। और बॉलर्स भी कोई से भी बदल के रख दो, सब बॉलरों को मार रहा है। तो हम जनरली क्रिकेट में बहुत सुनते हैं, टेक अपार्ट, ही हैज टेकन अपार्ट द साउथ अफ्रीकन अटैक। इसके अलावा आप कहीं और भी, ही हैज टेकन अपार्ट द शिप, पूरे शिप को डिसअसेंबल कर दिया है। बाय यू हैव टेकन अपार्ट माय ग्लास आर्टिफैक्ट बाय नॉट हैंडलिंग इट प्रॉपरली। तो तुमने मेरे ग्लास आर्टिफैक्ट को नीचे गिराकर उसको ठीक से हैंडल ना करके उसको पूरा डिसअसेंबल कर दिया है, तोड़ दिया। जनरली ग्लास के लिए तो नहीं, वो तो ब्रेक ही होता है। डिसअसेंबल मतलब जो जुड़े हुए थे उनको हिस्सों में अलग कर दिया है, काइंड ऑफ। फिर टेक बैक यानी कि अपनी गलती स्वीकार करना। ओके, आई टेक बैक माई वर्ड्स, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, या मैंने गलत बोला, अपने शब्द वापस लेता हूँ। आई टेक बैक माई एक्शन, मैं अपनी एक्शन वापस लेता हूँ, यानी कि गलती स्वीकार करना। ठीक है। टेक ओवर, टेक ओवर को तो पता ही है आपको, किसी का कंट्रोल ले लेना। एबीसी लिमिटेड हैज अक्वायर्ड 100% shares of PQR Limited, and they have also taken over, and thus they have also taken over the management of the company. तो एबीसी लिमिटेड ने पीक्यूआर लिमिटेड के सारे शेयर्स ले लिए, होली ओन्ड सब्सिडरी बना ली। होली ओन्ड, होली यानी पूरी तरह से, ओन्ड यानी ओन करी, सब्सिडरी। एक नॉर्मल सब्सिडरी होती है जिसमें मोर देन हाफ शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर ले लो आप कंट्रोल, और एक होली ओन्ड सब्सिडरी जिसमें आप 100% शेयर्स ले लो। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल ऐसा बनाया है कि एबीसी लिमिटेड ने पीक्यूआर लिमिटेड के सारे शेयर्स ले लिए। तो दे हैव टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, टेक ओवर। द गवर्नमेंट हैज, द गवर्नमेंट टेक्स ओवर द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द कंपनीज दैट आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। कैसा भी सेंटेंस बना लो। टेकअप यानी कि किसी हॉबी या चैलेंज को शुरू करना। आई हैव टेकन अप स्केटिंग एज माई हॉबी। आई हैव टेकन अप जिम बट आई एम स्टिल इरेगुलर, मैंने जिम स्टार्ट तो किया लेकिन अभी मैं इरेगुलर हो जाता हूँ, कई बार 2 दिन गया फिर 2 दिन नहीं गया, ऐसा। टेकअप, देख रहे हो आप, टेक बैक, टेक ओवर, टेक अपार्ट, टेक डाउन, टेक आफ्टर, टेक से कितने सारे। फिर अबाइड बाय मीन्स किसी लॉ रूल या किसी डिसीजन को रिस्पेक्ट करना, ओबे करना। यू शुड अबाइड बाय द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट, वन शुड अबाइड बाय द रूल्स मेड बाय हिज एल्डरली मेंबर्स इन द फैमिली, ऐसा। अबाइड बाय यानी कि उनको फॉलो करना, रिस्पेक्ट करना। अग्री विथ यानी कि किसी से सहमत होना, जैसे कि आई अग्री विथ यू, इजी मतलब आई अग्री विथ योर प्रपोजल, अग्री विथ। कॉल ऑफ यानी कैंसिल करना। ओके, सो सिंस देर इज नो पावर इन द हाउस, देर इज पावर कट, माई सिस्टम इज नॉट वर्किंग, लेट्स कॉल ऑफ दिस क्लास। तो कॉल ऑफ मतलब आज की क्लास को कैंसिल करते हैं, कर नहीं रहे हैं हम, एग्जाम्पल बना रहा हूँ। कॉल ऑफ, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू बैड वेदर, बैड लाइट या हेवी रेन्स, ऐसा कॉल ऑफ। अबैंडन के सेंस में है। फिर है चेक इन, चेक इन मतलब कहीं पे पहुंचना, होटल में, एयरपोर्ट पे अपन पहुंचते हैं तो चेक इन टाइम, चेक इन किया था मैंने 8 बजे, तो चेकआउट टाइम 8 बजे है अगले दिन। चेक इन चेकआउट, होटल या एयरपोर्ट में रजिस्टर करना, जाना। कम अक्रॉस यानी कि या तो नजर आना, या फिर किसी को या किसी चीज को बाय चांस पा लेना। आई केम अक्रॉस माई स्कूल फ्रेंड आफ्टर 20 years yesterday। तो मतलब बाय चांस मुझे कल मेरा दोस्त मिल गया, आई फाउंड हिम बाय चांस, तो आई केम अक्रॉस माय फ्रेंड एंड वी वर सो हैप्पी मीटिंग ईच अदर, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, वी we did a lot of chit chat, that was a nice experience, we got nostalgic when we had
कॉन्वर्जेशंस ऑफ आवर स्कूल डेज, तो आई केम अक्रॉस माय फ्रेंड, और एक ही कम्स अक्रॉस टू मी लाइक विशियस बॉय। वो मुझे ऐसा इंप्रेशन देता है या अपीयर होता है कि बहुत ही चालाक सा लड़का है। तो कम अक्रॉस का एक अर्थ ऐसा भी होता है कि आपको कोई कुछ लग रहा है, कैसा कुछ अपीयर हो रहा है, एक इंप्रेशन आ रहा है आपका, आपके ऊपर किसी का इंप्रेशन आप पे पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या है, अच्छा है बुरा है ना। एक ओवरव्यू अपने को किसी को देख के आता है ना कि यार ये अच्छा है कि बुरा है, देख के जो थोड़ा बहुत लगता है वैसा। तो दो मीनिंग है कम अक्रॉस के, दोनों तरह से यूज होता है ये। चलो भैया, अगला है, चलो, ड्रैग ऑन। ड्रैग ऑन यानी कि लंबे समय तक किस चीज को खींचना, जैसे कि 15 मिनट का स्पीच होना चाहिए था, लेकिन किसी स्पीकर ने आधे घंटे तक स्पीच दिया, तो आप बोर हो रहे हो, तो फिर आप बाद में कहते हो भाई स्पीच ड्रैग्ड ऑन फॉर 30 मिनट्स। अब जब नॉर्मल था 15-20 मिनट तक ठीक है, जब उसके ज्यादा खिंचाने लगा, नॉर्मल से ज्यादा, एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा लंबा हो गया, तो फिर वो तो घिस घिस के खिंचा रहा था, ड्रैग ऑन हो रहा था, है ना। ड्रैग ऑन, और इसको पास में लिख दे तो बन जाता है ड्रैगन, पर ये ड्रैगन नहीं है, ड्रैग ऑन है। ड्रॉप इन, ड्रॉप इन मतलब जनरली किसी को किसी रास्ते में जा रहे हैं तो मिलते हुए जाना, है ना। टू विजिट समवन यूजुअली ऑन द वे समवेयर, कहीं जा रहा था तो रास्ते में मैंने सोचा तुझसे मिलता चलूं, तो आई ड्रॉप्ड इन टू राहुल्स yesterday। राहुल्स बोलने में काम हो जाता है, राहुल्स हाउस बोलना जरूरी नहीं, राहुल्स होम बोलना जरूरी नहीं है। आई ड्रॉप्ड इन एट राहुल्स, आई ड्रॉप्ड इन एट राहुल्स yesterday when I was on my way to school। जब मैं स्कूल जा रहा था तो रास्ते में राहुल से मिलते हुए गया, विजिट करते हुए गया। हाँ, सुना था थोड़ी तबीयत खराब है तो मैंने कहा चलो मिल लो उससे, ड्रॉप इन। ठीक। और ड्रॉप आउट भी होता है, ड्रॉप आउट यानी किसी कॉलेज या किसी स्कूल या किसी संस्था से छोड़ देना, वहाँ छोड़, बीच में छोड़ के आ जाना। ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ इंजीनियरिंग आफ्टर द थर्ड ईयर। सुशांत सिंह राजपूत ड्रॉप्ड आउट, ही कुड हैव इजीली कंप्लीटेड हिज डिग्री, बट कॉलिंग आती है ना जब कि भाई ये करना है, तो फिर सब छोड़ छाड़ के आदमी वो करने निकल जाता है। रिसेंटली हर्ड अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज ऑफ हिज, ओल्ड इंटरव्यूज, वाज वेरी इम्प्रेस्ड। एंड अप, एंड अप यानी कि फाइनली कहीं किसी स्टेट पे, स्टेट है ना, किसी परिस्थिति में, किसी जगह पर या किसी एक्शन पे पहुंचना। All his efforts ended up in bringing an AIR। उसकी सारी efforts का end कहाँ जाके हुआ, AIR लाके हुआ। All his efforts ended up in an AIR। वाह भैया। चलो, अगला टॉपिक। ओ अगले और हैं, क्या बात कर रहे हो, बहुत सारे मतलब। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब किसी की देखभाल करना, है ना। यू मस्ट लुक आफ्टर योर ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, देखभाल करनी चाहिए। लुक इनटू यानी कि किसी मैटर में, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेट करना, जैसे कि एसीपी बोलता है दया कुछ तो गड़बड़ है, तो दया वी विल हैव टू लुक इनटू द मैटर, हमको इस मामले की जड़ तक जाना पड़ेगा, इसको इन्वेस्टिगेट या एग्जामिन करना पड़ेगा। या किसी की सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए, भाई ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है और आजकल इसका रिजल्ट बहुत खराब आ रहा है, तो वी विल हैव टू लुक इनटू दिस कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि हम उसको सुधार सके। तो दोनों तरीके, या तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए या सुधारने के लिए। लुक फॉर यानी किसी को ढूंढना, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, अरे आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड जो आने वाला था मुझे एयरपोर्ट पे लेने। लुक फॉर यानी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को खोजना, ढूंढना। चलो, लुकअप यानी कि किसी इंफॉर्मेशन को, लुकअप की दो मीनिंग, किसी को सम्मान के साथ आइडियलाइज करके देखना। यंगस्टर्स यूजुअली लुक अप टू फिल्म स्टार्स एज आइडियल्स, तो दे शुड बिहेव नाइसली। लुकअप यानी किसी को एक आदर्श के तौर पे देखना भी होता है, और दूसरा किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढना। आई एम लुकिंग अप फॉर एपीजे अब्दुल कलाम बायोग्राफी इन दिस बुक बट आई एम नॉट फाइंडिंग इट, एबल टू फाइंड इट। तो यूजुअली किसी बुक में कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना इज लुकअप। आई एम लुकिंग अप, इंटरनेट पे भी हो सकता है, आई एम लुकिंग अप फॉर दिस इंफॉर्मेशन ऑन विकीपीडिया, काइंड ऑफ। टू चेंज हैंड्स, चेंज हैंड्स मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, मतलब जनरली प्रॉपर्टी जब एक से दूसरे को सेल होती है या बिकती है तो हम इसको यूज करते हैं चेंज हैंड्स। वेल दिस प्रॉपर्टी हैज चेंज्ड हैंड्स 5 times, यू आर द सिक्स्थ ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये 5 बार जा चुकी है और तुम इसके छठे ओनर हो, है ना। बहुत साल से ये प्रॉपर्टी है, कभी किसने खरीदा फिर बेचा, फिर बेचा फिर खरीदा फिर बेचा, बड़ा सा बंगला है, छठी बार तुमने खरीदा इसको, मतलब यू आर द सिक्स्थ पर्सन टू हैव बॉट दिस हाउस। द प्रॉपर्टी हैज चेंज्ड हैंड्स। फिर चेंज कलर, चेंज कलर का अर्थ होता है कि रंग उड़ जाना, जनरली पीला रंग आ जाना चेहरे पे, यानी कि
होश फाख्ता हो जाना यानी कि डर जाना, जब आप गिल्टी पकड़ा जाओ। व्हेन ही वॉज, देखो दो दो बताता हूँ, एक इडियम हो जाएगा कॉट रेड हैंडेड, रेड हैंडेड यानी रंगे हाथ पकड़ना, ठीक, तो सुनना, हाँ, एक इडियम हो जाएगा और एक फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। व्हेन ही वॉज कॉट रेड हैंडेड ही चेंज्ड हिज कलर, यानी कि जब वो रंगे हाथ वो पकड़ा गया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, चेंज्ड हिज कलर, या जनरली पीला पड़ जाता है आदमी डर के मारे, है ना। व्हेन कॉट गिल्टी, गिल्टी यानी जब आपका क्राइम पकड़ा जाए, जब आप गिल्टी प्रूव हो जाओ। कट शॉर्ट यानी कि सम अप, आप आए मेरे पास, बोले सर ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, फिर मैंने एग्जाम में ये सब क्वेश्चन नहीं लिखा, फिर ये वाले क्वेश्चन में तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया, मैंने कहा रुक जा बेटा, कट इट शॉर्ट, प्लीज कट इट शॉर्ट एंड टेल मी कि पेपर कैसा गया है, कितने नंबर आने की उम्मीद है, बस इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे अपन। तो कट शॉर्ट मैंने कि पूरा समरी करके बोल, इतना टाइम तेरे पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं, तेरा अगला पेपर है और मेरे पास तो 10 काम है ही ऑलरेडी, मतलब प्रोफेशनल्स हैं, है ना। तो कट शॉर्ट करना, इसके लिए ईडियम भी है, टू पुट इन ए नटशेल, पर वो इडियोमेटिक है, ये फ्रेज है। पुट इन अ नटशेल एक ईडियम है जिसका अर्थ है किसी चीज को संक्षेप में कहना, टू पुट इन अ नटशेल। लिख के बताऊं क्या, एक ईडियम है, फ्रेजल वर्ब नहीं है, है ना, अलग से बता रहा हूँ, बात बात में आ गया तो। ईडियम क्या है एक, टू पुट इन अ नटशेल, टू पुट इन अ नटशेल। अभी एक और ईडियम बताया था, टू कैच रेड हैंडेड, इनके मीनिंग क्या है लिख लो, ओरली बोल रहा हूँ, लिखना जरा डिक्टेशन लेके। टू पुट इन अ नटशेल यानी कि टू से समथिंग या राइट समथिंग इन अ समरी, समराइज वे में किसी चीज को कह देना या लिख देना संक्षेप में। और कैच रेड हैंडेड मीन्स किसी को, टू टू कैच समवन डूइंग क्राइम या डूइंग रॉन्गफुल एक्टिविटी, रॉन्गफुल एक्टिविटी या क्राइम करते हुए ही किसी व्यक्ति को पकड़ लेना रंगे हाथ। टू कट शॉर्ट ये हो गया, ठीक है। फिर टू बी ऑल ईयर्स यानी कि मैं सुन रहा हूँ, टू बी ऑल आईज यानी कि मैं देख रहा हूँ, रेडी टू वॉच, रेडी टू लिसन। भाई मान लो कि मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मुझसे कह रही कि यार तुम तो मेरी बात कभी सुनते ही नहीं हो, मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, तुम्हारा ध्यान पता ही नहीं कहाँ ही है, तुम इधर उधर लड़कियां ताड़ते रहते हो मेरे होते हुए। मैंने कहा कम ऑन बीबी, मैं ऐसा करता हूँ क्या, अरे मेरे को लग रहा था वो लड़का जा रहा है, वो मेरा बचपन का दोस्त था, आई थॉट कि वही है क्या, तो अगर वही हो तो मैं जाके उससे बात करूँ, तो मैं सोच ही रहा था, इतने में तुम कुछ बोलने लगी तो मेरा ध्यान नहीं था। आई एम ऑल ईयर्स यानी कि मैं रेडी टू लिसन, आई एम रेडी टू लिसन, बोलना मैं तो सुन ही रहा हूँ, ऑल ईयर्स। फिर जब वो नई ड्रेस पहन के आई कोई बढ़िया, फिर मुझे दिखाई कैसी है, और मैं इधर उधर ही देख रहा हूँ कुछ अपने काम में मस्त हूँ, तो उसने कहा देख रहे हो कि नहीं, मैंने कहा ओहो बेबी कम ऑन, आई एम ऑल आईज, ऑल आईज यानी कि मैं रेडी टू वॉच, मैं देखने के लिए तैयार हूँ, देख ही रहा हूँ, आई एम ऑल आईज, आई एम ऑल ईयर्स। एंड द वाइस वर्सा कैन बी इक्वली ट्रू, कि जब हस्बैंड या बॉयफ्रेंड बोलता है तब गर्लफ्रेंड ध्यान नहीं दे रही, पर फिर बोलती ओ नो 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 आई एम ऑल ईयर्स, बोलो ना आई एम ऑल आईज, देख रही हूँ मैं। मजेदार है ना ये, ऑल ईयर्स ऑल आईज, सुंदर है बहुत। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना नहीं चाहिए किसी का, मतलब ये फालतू की बातें हैं, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ में लगा लो वो ज्यादा बेटर है। चलो, सीखना मत ये सब चीजें, कुछ भी गलत है, इट्स लाइक ए टॉम एंड जेरी गेम, चूहे बिल्ली का खेल है, कोई मतलब नहीं है। टू फाइट, टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट टूथ एंड नेल यानी कि अब आखिरी दांत तक और आखिरी नाखून तक लड़ना, यानी कि पूरी जान लगा देना, फाइट एवरी बिट, पूरी तरह से फाइट करने, ठीक है। राहुल फॉट हिज टूथ एंड नेल विथ गौरव, बस आसान। फॉल अपार्ट यानी कि ब्रेक इनटू पीसेस, माय हार्ट फेल अपार्ट, फॉल का पास्ट टेंस फेल हो जाएगा, फॉल फेल फॉलन, माय हार्ट फेल अपार्ट व्हेन शी सेड नो टू माय प्रपोजल, माय हार्ट ब्रोक इनटू पीसेस। करे क्यों दादा प्रपोज, मना तो कर रहे हैं मत करो, सर आप ही बनाते हो ऐसे एग्जाम्पल, तो ये समझाने के लिए कि ये नहीं करना है। चलो, फॉलो पार्ट। इंडियंस फेल अपार्ट व्हेन इंडियन टीम लॉस्ट द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच, फेल पार्ट कहीं भी यूज कर सकते हो इसको। फॉल बैक ऑन समथिंग, फॉल बैक ऑन समथिंग का अर्थ है किसी पर इमरजेंसी के समय या जरूर मुश्किल समय में विश्वास करना। आई ऑलवेज फॉल बैक ऑन राहुल वेन एवर आई हैव अ प्रॉब्लम, जब भी मुझे कोई समस्या होती है मैं रिलाय यानी कि विश्वास करता हूँ किस पे, राहुल पे, और राहुल ही मेरी मदद करता है। भाई
जेठालाल falls back on तारक मेहता whenever he has a problem which he usually has, है ना, he does have some problems every now and then. और फिर उसके फायर ब्रिगेड हैं तारक मेहता, मेहता साहब, और फिर वो उसका काम निकालते हैं, हमेशा परेशानी दूर करते हैं. तो ही फॉल्स बैक ऑन तारक मेहता. गेट अहेड यानी लाइफ में आगे बढ़ना. If you are studying well, if you are sincere, if you are polite, if you respect your teachers, if you are focused, then I'm sure you'll get ahead in life. You'll get far ahead in life. Get ahead यानी लाइफ में आगे बढ़ना, सक्सेसफुल होना. सेंटेंस हो गया गेट अहेड इन लाइफ. गेट अलोंग यानी कि कंपैटिबिलिटी. ये बहुत जरूरी, किसी भी रिश्ते में बहुत जरूरी, दोस्त हो, वाइफ हो, मतलब एटलीस्ट जो रिश्ते हम बनाते हैं, जो गॉड गिफ्टेड रिश्ते हैं हमारे, जो हमने नहीं बनाए, हमने चूज नहीं किए हैं, वो तो ठीक है, वो तो निभाने ही चाहिए. लेकिन जो रिश्ते हम बनाते हैं खुद से डिलिबरेटली, वो बहुत सोच समझ के और कंपैटिबिलिटी देख के बनाए जाने चाहिए, है ना. ना लुक्स और ना पैसा, ना फैमिली स्टेटस, नथिंग, ओनली कंपैटिबिलिटी. तो कंपैटिबिलिटी कहीं भी हो सकती है, रिश्तों में हो सकती है, कपड़ों में हो सकती है. भाई दिस शर्ट इज नॉट कंपैटिबल विद दिस पैंट, ये तो कुछ भी उटपटांग सा कॉम्बिनेशन लग रहा है. तो कंपैटिबल होना चाहिए. मी एंड फ्रेंड माई फ्रेंड एंड आई आर वेरी कंपैटिबल. मेरा दोस्त और मैं, हम वी गेट अलॉन्ग विद ईच अदर. तो कंपैटिबल वर्ड यूज मत करो, उसके बजाय वर्ड यूज करो गेट अलॉन्ग. तो दिस शर्ट इज नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद दिस पैंट, है ना. आई यूजुअली गेट अलॉन्ग विथ राहुल, मेरा राहुल के साथ अच्छा जमता है, ही इज माई गुड फ्रेंड. आया गेट अलॉन्ग. फिर है टू होल्ड गुड. टू होल्ड गुड मीन्स किसी चीज का ट्रू या वैलिड होना. कि आप पता है, थैंक यू बोलना मुझे मनी मन, जब मैं आपको अब जो बोलने वाला हूँ वो पूरा बोल के बता दूंगा. मनी मन बोल देना थैंक यू. जब लॉ में आप आंसर्स लिखते हो ना बच्चे लोग, तो कमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, है ना. कोई सेंटेंस दे देंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, और आपको उस पर कॉमेंट करना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट ऑलवेज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू सेल द गुड्स दैट सूट द बायर्स चॉइस. फुल स्टॉप. ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस था, कमेंट, है ना. वापस बोलता हूँ, इट इज नॉट ऑलवेज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू सेल द गुड्स दैट सूट द बायर्स चॉइस. ये सेंटेंस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, इसके बाद आखिरी में कमेंट. अब मजा देखो, ये क्वेश्चन है डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर का, सेक्शन 16 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ये केविएट एम्प्टर का क्वेश्चन है कि भाई लेट द बायर बीवेयर, इट इज नॉट ऑलवेज द ड्यूटी ऑफ द सेलर. पर इस पे कमेंट करना है, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि भाई कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज है जो सेलर की ड्यूटी है, लेकिन हर बार सेलर की ड्यूटी नहीं होती. बायर को खुद को भी ध्यान रखना चाहिए. फिर पूरा आपको केविएट एम्प्टर समझा के उसके एक्सेप्शन के साथ आखिरी में कमेंट करना है. और आखिरी में कमेंट क्या, ये महत्व की बात है, आखिरी में कमेंट क्या, देयर फॉर द स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट फिर से लिख दो, दैट इट इज नॉट ऑलवेज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू सेल द गुड्स दैट सूट बायर्स इंटेंशंस होल्ड्स गुड. होल्ड्स गुड, ये मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश. होल्ड्स गुड, ये स्टेटमेंट ट्रू है, वैलिड है, इज अ करेक्ट स्टेटमेंट ऑर्डिनरी लैंग्वेज, इज अ गुड स्टेटमेंट ऑर्डिनरी लैंग्वेज, इज अ वैलिड स्टेटमेंट ऑर्डिनरी, इज अ ट्रू स्टेटमेंट ऑर्डिनरी. होल्ड्स गुड थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका हुआ ना लिखने का, है ना. फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल जीरो बिल्कुल करते ही नहीं है रिटर्न इंग्लिश में, मैंने मना किया, ऐसा नहीं है. स्पोकन में ज्यादा होता है, पर कभी रिटर्न में भी कर दो, कहीं ब्यूटीफुल लग रहा हो तो बुरा नहीं लगता, बल्कि अच्छा ही लगता है, बल्कि जान डाल देता है आपके आंसर में. ठीक. हो सकता है कि पढ़ के अगर एग्जामिनर थोड़ा सा मंत्रमुग्ध हो जाए, तो उसका असर कहीं और पड़े. सारा खेल परसेप्शन का है. अगर आप कुछ छोटी छोटी से अच्छी चीजें कर दो आंसर में, इंग्लिश काम आएगी हर जगह. और छोटा छोटा अच्छा कुछ करा आपने आंसर में, और एग्जामिनर कहीं दो चार जगह देख के गदगद हुआ, तो फ्रेम ऑफ माइंड बदल जाता है आपकी पूरी कॉपी चेक करने का. कहीं 3.5 दे रहा होगा तो 4 कर देगा, कहीं कहीं 5 दे रहा होगा तो 6 कर देगा. ये अच्छा है ना. कि ओवरऑल पूरा ही अच्छा है, 5 के लायक था, 5.5 के लायक था, 6 भी दे सकते हैं. तो वो आधा एक नंबर करके रैंक आपकी बदल सकती है ना. जो 38 ला रहा है उसके 40 हो सकते हैं, पास हो सकता है एक दो नंबर से. जो रैंक ला रहा था वो रैंक 4 5 6 पे थी, वो दो एक नंबर 3 नंबर बढ़ गए तो कहीं अच्छी रैंक हो सकती है, 1 पे आ सकते हो. छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है, इनफैक्ट छोटी चीजें ही मायने रखती है. बड़ी चीज तो सब वैसे ही कर लेते हैं, बताने की जरूरत नहीं होती है ना. इट इज द न्यूएंसेस, द स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट कैन मेक अ बिग डिफरेंस. होल्ड गुड लॉ में यूज करना बच्चों. मैंने एक बार एसिड टेस्ट भी बोला था, एक ईडियम.
ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की जगह एसिड टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप लिख के आना। आप घबराओ मत। अच्छा एक चीज़ और, ब्लैक पेन से ही लिखना है इंग्लिश पूरा आपको, तो लॉ भी ब्लैक पेन से लिखना है और इंग्लिश भी, पूरा पेपर ही आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अकाउंट्स भी, सब पेपर सीए की एग्जाम सारी ब्लैक पेन से ही देना है, रिटर्न वाली डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव का सर बता देंगे आपको, ओएमआर शीट या जो भी है। ओएमआर शीट का मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक। लेकिन लिखने वाले जो पेपर है जिसमें आपको कॉपी पेन पे लिखना है, पेन लेके, वो पूरा का पूरा ब्लैक पेन से ही लिखना है। जेल पेन अवॉइड करो तो अच्छा है, ब्लैक बॉल पेन से लिखो बढ़िया से, जिसकी इंक जैसे लिखने के बाद हाथ फेरो तो फैलती ना हो, है ना, स्पिल प्रूफ हो और शैबी ना लगे, इस टाइप से। थोड़ा सा डार्क ब्लैक और लाइट ब्लैक का इस्तेमाल कर। लाइट ब्लैक डार्क ब्लैक क्या होता है कि थोड़ा एक मोटा चलने वाला पेन है और थोड़ा सा पतला चलने वाला पेन है। तो मोटा चलने वाला पेन से आप हेडिंग्स बना सकते हो, वो भी बोल्ड लेटर्स में। थोड़ी सी बेटा ऐसे बोल्ड लेटर्स लिखने की हैबिट डालो, कैपिटल लेटर्स। जैसे आपको लिखना है कि कोई पॉइंट बनाया आपने लॉ में, से डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर लिखना है, तो आपने केविएट एम्पटर ऐसे लिखा फटाफट से, ब्रैकेट में सेक्शन 16, और नीचे फिर थोड़े से पतले पेन से देखो ऐसे, थोड़े पतले, इससे थोड़ा पतले इंक वाले पेन से फिर आप ऐसे लिख सकते हो, द डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्पटर स्टेट्स। तो अब क्या होगा कि दो अलग अलग पेन यूज करो जो कि अलाउड ही नहीं है, तो फिर एक ही पेन में हम कैसे अपनी हेडिंग को हाईलाइट कर सकते हैं, तो थोड़ा मोटी निब वाला पेन और थोड़ा पतली निब वाले पेन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, है ना लॉजिक। तो वो आपको अभी से ही करना पड़ेगा, लिख लिख के सारे आंसर्स की प्रैक्टिस करना पड़ेगी, जिन जिन सब्जेक्ट्स में लिखने का है उन सब में। और आपके जो कंसर्न टीचर्स हैं जो जिस सब्जेक्ट का है उससे कॉपी चेक कराओ फोटो खींच के कि सर हमने ऐसा लिखा है, बताइए कि अच्छा लिखा है कि नहीं, ठीक है। केवीएट एम्पटर, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, काम आएंगी। और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम्स दिए मैंने, 100 से ज़्यादा पेपर्स मैंने दिए हैं 12th क्लास पूरी करने के बाद, मोर देन 100, मतलब गिनती नहीं मेरे पास, 100 से ज़्यादा है, ये तो मेरी गारंटी है। और अभी चली रही मेरी पढ़ाई, और तो एग्ज़ाम देने का अनुभव मुझे सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। यहाँ एटलीस्ट जिस जिस फील्ड में मैं हूँ और जहाँ मैं हूँ, वहाँ पर अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्स भी दिए। और आपके आशीर्वाद से कि कभी फेल नहीं हुए, नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ, पर भगवान की, गुरु की, माता पिता की कृपा से कभी फेल नहीं हुए। तो फिर ये ट्रिक पता है कि एग्जाम कैसे देते हैं, पेपर 100% पूरा कैसे लिख के आते हैं, और फिर उसमें पास भी हो जाना एक बार में, कभी सेकंड अटेम्प्ट की भी जरूरत ना लगना, ये ट्रिक पता है। तो वो छोटे छोटे ट्रिक मैं आपके साथ साझा करता हूँ। जैसे कि यहाँ वर्ड एक्सचेंज कर दिया आपने, ट्रू या वैलिड की जगह कभी होल्ड गुड लिख दो, लेकिन जब वो पूछेंगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट बनाओ बताओ, तब वैलिड की जगह होल्ड गुड मत कर देना, द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ होल्ड गुड कॉन्ट्रैक्ट, है ना, हर जगह यूज नहीं करना। जब इस तरह का कोई सेंटेंस में एक्सचेंजेबल हो, इंटरचेंजेबल हो, तब करना दस द स्टेटमेंट होल्ड्स गुड। लेकिन जहाँ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखने हो, वहाँ वैलिड वर्ड की जगह वैलिड ही लिखना, है ना, वो टेक्निकली वैलिड वर्ड ही आएगा वहाँ पे। ये भी ध्यान रखना। सब एंगल बताता हूँ आपको, नहीं तो बच्चे क्या है बात पकड़ते हैं, अभी बुद्धि का दायरा थोड़ा छोटा है, अनुभव कम है, थोड़ा सा कभी कुछ दो चीजें आ जाए तो थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता है बच्चों में कि हमको तो ये आता है, हमको क्या सिखा रहे हो। लेकिन इतना अनुभव नहीं है आपको, मैं प्रेम से बता रहा हूँ एक टीचर होने के नाते। तो ध्यान रखना है ना, कहाँ गड़बड़ कर सकते हो वो नहीं करना, लेकिन कहाँ बेटर कर सकते हो वो भी करना। चल भैया, ये 3 मिनट की एक्स्ट्रा बात हो गई बीच में, वापस आते हैं। टू डू अवे यानी कि किसी चीज को छोड़ देना, डिस्कार्ड कर देना। वेल आई हैव डन अवे विथ माई बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यानी कि मैंने सिगरेट स्मोकिंग को डिस्कार्ड कर दिया है, बंद कर दिया है, हटा दिया है। डू अवे, खत्म करना, हटाना। हैंग ऑन यानी वेट करना। वेल हैंग ऑन, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, वेट करो मैं 5 मिनट में आता हूँ। स्टॉप ओवर यानी कि रास्ते में कहीं रुकते रुकते हुए जाना। ऑन आर वे टू गोवा वी हैड अ स्टॉप ओवर इन मुंबई, गोवा के रास्ते में हमने बम्बई में एक दिन का हॉल्ट लिया था, फिर आगे गोवा गए थे। स्टॉप ओवर। बैंक ऑन यानी किसी पे डिपेंड करना। बैंक ऑन यानी जनरली किसी पे जरूरत पड़ने पर निर्भर करना, जैसे कि आई बैंक ऑन माई फ्रेंड राहुल वेन एवर आई हैव इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जब मुझे पैसों की तकलीफ होती है मैं राहुल पे डिपेंड करता हूँ, बैंक ऑन। शॉप अराउंड यानी कि खरीदना कुछ नहीं, सिर्फ प्राइजेस कंपेयर करना। ही हैज बीन शॉपिंग अराउंड ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट फॉर 2 hours, वो बस प्राइजेस ही कंपेयर कर रहा है कि ये मोबाइल अमेजोन पे इतने का है, फ्लिपकार्ट पे इतने का है, स्नैपडील पे इतने का है, तो वो इज शॉपिंग अराउंड, खरीद सिर्फ प्राइजेस कंपेयर करना।
ठीक। गेट अवे यानी कि बच जाना। आई जस्ट गॉट अवे फ्रॉम एन एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट से अभी अभी बचा हूँ। एक मीनिंग और है, टेक अ ब्रेक। ही वेंट, ही हैज गॉन ऑन ए गेट अवे फ्रॉम हिज हेक्टिक शेड्यूल्स इन द बॉलीवुड। तो बॉलीवुड के उसके हेक्टिक शेड्यूल से वो एक्टर गेट अवे के लिए यानी वेकेशन के लिए, ब्रेक के लिए बाहर गया। आई विल गेट अवे फ्रॉम द हसल बसल ऑफ द सिटी। सिटी की हसल बसल यानी कि दौड़ धूप, अंदर ये जो बहुत शोर शराबा है, इससे कोलाहल से मैं दूर जाके थोड़े दिन का एक ब्रेक लूंगा। गेट अवे। वॉच आउट यानी कि बच के रहना, अवेयर रहना, कॉशस चौकन्ने रहना। ऐसे करते ना, वॉच आउट फॉर मी। कब जो किसी झगड़ा हो जाता है, बेटा ध्यान रखना, मेरे से बच के रहना। तो वॉच आउट फॉर आई कैन बी वेरी लीथल फॉर यू। बच के रहना मुझसे, मैं तेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता हूँ। लीथल यानी खतरनाक, LETHAL, नया वर्ड है, लीथल। हैंग टुगेदर यानी कि दो लोग जब गेट अलोंग करते हैं, यानी कि जब दो लोग चिल मारते हैं साथ में। मे एंड राहुल हैंग, या वी हैंग टुगेदर। हैंग टुगेदर मतलब कोई साथ में लटके नहीं थे है ना। नहीं, हैंग टुगेदर मतलब देखो, हैंग आउट, हैंग टुगेदर, हैंग ऑन, हैंग इन, ये सब हैंग से। हैंग इन यानी कि जो रुका रहे। आई वॉन्ट समवन हु कैन हैंग इन विथ मी, जो मेरे साथ टिका रहे क्रीज पे। मैं रन बनाऊंगा बस तू टिके रहना, धोनी ने बोला। हैंग इन। हैंग ऑन मतलब वेट करो, है ना। हैंग ओवर मतलब कल पी थी अभी तक नहीं उतरी, कल कोई नशा किया था अभी तक नहीं उतरा, हैंग ओवर। और हैंग टुगेदर यानी साथ में मौज मस्ती करने जाना। हैंग आउट यानी वही मौज मस्ती करने जाना, टुगेदर यानी साथ में गेट अलोंग करना। तो हैंग से बनने वाले हैं सारे। रन अक्रॉस मतलब अगेन वही, कम अक्रॉस, रन अक्रॉस। फाइंड अ चांस, एक मौका मिलना। इसका सेंटेंस बनाते हैं। ही आई जस्ट रैन अक्रॉस एन अपॉर्चुनिटी टू गिव एन ऑडिशन फॉर इंडियन आइडल। इंडियन आइडल का एक ऑडिशन देने के लिए मैं, एक चांस मुझे मिला है, फाइंड अ चांस, रैन अक्रॉस अ अपॉर्चुनिटी। तो ठीक है, अपॉर्चुनिटी के लिए ही या चांस के लिए जनरली हम रन अक्रॉस का यूज करते हैं। अगला है बच्चों, पे बैक। पे बैक यानी कि किसी को वापस लौटा देना। आई विल पे बैक ऑल द सम विच आई हैव टेकन फ्रॉम यू। तुमसे जो जो पैसा लिया है चुका दो। नॉक इनटू समवन यानी कि अगेन वही, किसी से बाय चांस मिल जाना। आई नॉक्ड इनटू माय टीचर, माय किंडरगार्टन टीचर येस्टरडे। कल मैं अपने किंडरगार्टन की टीचर से मिला, बहुत दिनों बाद मिला, बाय चांस, अचानक से। नॉक्ड इनटू समवन या नॉक इनटू समवन। फिर है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन यानी लंबे समय में। देखो भाई, ये जो तुम कर रहे हो कि खाना नहीं खाना, एक टाइम खाना खाना, तो अभी तो तुमको कुछ फील नहीं होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन यू विल फील वीकनेस। अभी जवानी है इसलिए कुछ पता नहीं लग रहा है, इसलिए दोनों टाइम खाना खाया करो व्यवस्थित। सुबह एक टाइम खाना खाया, एक टाइम कुछ भी नाश्ता वाश्ता कर लिया। और अभी तो मैं फिट फाइन हूँ, मैं कोई कमजोर थोड़ी हूँ कि दो टाइम खाना खाऊं। तो अभी ठीक है, बट इन लॉन्ग रन इट इज रॉन्ग, ऐसा हमारे घर में बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। ये अब हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में, बाय नॉट हैविंग प्रॉपर मील ऑन टाइम कैन बी वेरी अनहेल्दी, कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन बिजनेस में यूज कर सकते हैं। आई एम टेकिंग दिस बिजनेस डिसीजन एंड आई एम श्योर इट विल प्रूव गुड, इट विल प्रूव सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन। आज लग रहा है कि ये बहुत कठोर डिसीजन है, लेकिन लॉन्ग रन में ये सही साबित होगा। अगला है टू लीव फॉर गुड। लीव फॉर गुड यानी हमेशा के लिए छोड़ देना। ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड इन 1980। उसने इंडिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया था 1980 में। लीव फॉर गुड। आई वॉन्ट यू टू लीव स्मोकिंग फॉर गुड। स्मोकिंग को हमेशा के लिए छोड़ दो, फॉर गुड। मीन बिजनेस यानी कि अपनी बात को सीरियसली कहना। मैंने किसी से कहा कि मैं ये तुम्हारा मकान 3 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हूँ। बोले मजाक मत कर। मैंने कहा नहीं नहीं, आई मीन बिजनेस। व्हेन आई एम सेइंग आई वांट टू परचेज योर हाउस फॉर 3 करोड़, आई मीन बिजनेस। ये हो गया सेंटेंस। आई मीन बिजनेस यानी मैं सीरियसली कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ मजाक नहीं कर रहा, आई मीन बिजनेस। यूज करना, ये बड़ा मजेदार है। रूल आउट यानी एलिमिनेट। चलो, मैथ्स के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो आप एक काम करो यार, ये ए तो नहीं है, आपको सही उत्तर नहीं मालूम पड़ रहा है तो गलत उत्तर ढूंढो। हाँ, ए तो गलत है, ये पक्का है। बी भी गलत है। सी और डी में थोड़ा मुझे लग रहा है कि डी गलत है, तो सी ही होगा। तो इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट आंसर, रूल आउट द रॉन्ग वंस, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द राइट वन।
ये एलिमिनेशन टेक्निक आपको पढ़ाई होगी सर में, हम भी पढ़ाते हैं बच्चों को लॉ में। लॉ बहुत सारी जगहों पर, क्लैट वैट में, कैट में, और कैट में इंग्लिश में, क्लैट में इंग्लिश और लॉ में, CSEET में लॉ में इंग्लिश में, पहले तो CPT था, CA फाउंडेशन, तब भी लॉ था। तो ये टेक्निक तो जहाँ भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है वहाँ हम यूज करते हैं। रूल आउट, एलिमिनेट करते जाओ। ऑफ एंड ऑन यानी ओकेजनली, आई डोंट ड्रिंक बट ऑफ एंड ऑन इट्स ओके, आई ड्रिंक ऑफ एंड ऑन। तो मैं ऐसे रोज नहीं पीता हूँ, लेकिन कभी कभी पीता हूँ। किसने कहा? रामलाल ने। कभी कभी भी नहीं पीना चाहिए, पीना गलत ही चीज़ है, हम भी नहीं पीते, आप भी नहीं पीते, पीना नहीं चाहिए, लेकिन उसने ऐसा कहा कि मैं रोज थोड़ी पीता हूँ यार, ओकेजनली पीता हूँ, आई ड्रिंक ऑफ एंड ऑन, है ना, कभी कभार। या कोई बहुत कभी कभार ही आपसे मिलने आता है आपके घर, तो ही विजिट्स माई हाउस ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन यानी बंद चालू बंद चालू बंद चालू, मतलब ऐसा कभी आया कभी नहीं आया ऐसा। प्ले अराउंड यानी कि बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल या चिकल्लस करना, बहुत प्यारा वर्ड है, बुंदेलखंड में यूज करते हैं बच्चे लोग। बुंदेलखंड के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बताते हैं सर हम ये वर्ड यूज करते हैं, चिकल्लस। तो किसी चीज के साथ फालतू में छिड़खानी करना, खेलना। अब जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, तो पेन से यूं करना। तो आई एम बेसिकली प्लेइंग अराउंड विद दिस। प्लेइंग अराउंड यानी इसके साथ फिडल करना, फिडल करना यानी कि कुछ भी करते जाना, मतलब इसके साथ चिकल्लसबाजी करना। अरे भाई पेन है, पेन को हाथ में ऐसे पकड़ो और लिखो, लिखने का पेन है। तो ये बहुत इरेस्पॉन्सिबल है, गिर जाएगा, टूट जाएगा, फिर महंगा आता है ये वाला पेन, तो फिर खराब हो जाएगा। तो वाई आर यू प्लेइंग अराउंड विथ योर टैबलेट पेन, ऐसा। सब्जेक्ट इन हैंड, सब्जेक्ट इन हैंड मतलब जो अभी सामने मुद्दा है जिस पे डिस्कशन चल रहा है। तो बात चल रही थी कंपनी के प्रोजेक्ट की, और किसी ने जो है कोई पुराने ट्रांजेक्शन जो हुए थे 3 साल पहले, कोई उसकी बात निकाली। मैंने कहा प्लीज लेट्स नॉट डिस्कस एनीथिंग अदर देन द सब्जेक्ट इन हैंड। जो सब्जेक्ट इन हैंड है उसके अलावा और कुछ डिस्कस नहीं करते। आपकी अगर और कोई क्वेरी है उसके अलग से मीटिंग कर लेंगे या फोन पे बात कर लेंगे। अभी जिस मुद्दे के लिए मीटिंग बुलाई है उस पर करो, नहीं तो टाइम पूरा हो जाएगा और जिस मुद्दे के लिए मीटिंग बुलाई है वो हो ही नहीं पाएगा। तो सब्जेक्ट इन हैंड, ठीक। देखो सिचुएशन भी बनाता हूँ मैं आपके लिए, सिचुएशन बना के फिर वहां पे यूज करता हूँ सेंटेंस बना के, तो इससे इमेजिनेशन पावर बढ़ता है ना। ये जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ, इमेजिनेशन पावर अगर आपका बढ़ाना सिखा दे टीचर, तो फिर आप वो ईडियम्स के और फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग खुद भी ढूंढने लग जाओगे, अपने आप आने लग जाएंगे। सिचुएशन बना के देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है। अप टू डेट, और ये सिचुएशन से भी याद रह जाते हैं। अच्छा इस ऐसी कोई सिचुएशन, सब जो सर ने ये वाला बताया था तो कुछ ऐसी सिचुएशन बताई थी, तो चीजें जल्दी याद होती है ना इमेजिनरी पावर बढ़ाने से। अप टू डेट यानी कि बिल्कुल अभी तक जो हो रहा है, डेट यानी कि तारीख, अप टू यानी कि इस तारीख तक की जो जानकारी है वो मुझे सब है, मैं बड़ा ही अप टू डेट हूँ। करंट हैपनिंग्स क्या क्या हो रही है मुझे सब पता है। ही इज एन अप टू डेट मैन, अवेयर ऑफ करंट हैपनिंग्स। टर्न डाउन का अर्थ भी रिफ्यूज होता है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। यस टर्न डाउन माई प्रपोजल। ओन अप यानी कि अगेन, ओन अप, ओन यानी कि ओनरशिप लेना, ओनरशिप यानी कि स्वीकार करना कि हाँ मैंने ही बोला था, मुझसे कांच का ग्लास टूट गया, आई ओन अप दैट द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय मी। ओन अप स्वीकार करना। वेयर आउट यानी कि टायर हो जाना। आफ्टर द डेज वर्क आई फेल्ट लाइक वॉर्न आउट। दिन भर का काम के बाद मैं ऐसा फील कर रहा था कि जैसे मैं वियर का वियर वोर वोर्न, तो आई आई वोर आउट या आई हैड वोर्न आउट, यानी कि बहुत टायर हो गया था, बहुत थक गया था। फटीक, अनस्टेबल, नींद आ रही है, थक गया हूँ, सोना है, वेयर आउट। चलो भैया, so here we come to the end of our topic which is known as phrasal verbs, and I'm quite sure कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, अगली कंसेप्ट पे, जिसका नाम है कोलोकेशंस। छोड़ कुछ भी नहीं रहे, मैंने नोट्स में जो है वो पढ़ाया पूरा आपको। चलो कोलोकेशन किसे कहते हैं? देखो कोलोकेशन शब्द बना कैसे है। कोलोकेशन बना है दो शब्दों से, बेसिकली अगर याद करना हो तो बड़ा आसान है। को प्लस लोकेशन। अच्छा, को प्रीफिक्स का क्या अर्थ होता है? सह या साथ में, याद आ रहा है? को ओनर, सह मालिक, कोऑपरेशन, सहकार, है ना। को यानी साथ में, सह साथ में, सहयोग, तो सह यानी साथ में, और लोकेशन यानी जगह, लोकेशन यानी जगह। तो इनको जब जोड़ते हैं तो ये बन जाता है कोलोकेशन। याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए, मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। कोलोकेशन मतलब वो वर्ड्स जिनकी लोकेशन एक दूसरे के को यानी साथ में हो, यानी कि जो दो वर्ड्स
साथ में एक दूसरे के लोकेट करते हो। लोकेशन जिनकी को यानी साथ में हो वो को लोकेशन, जो साथ में बोलने पे ही अच्छे लगते हैं, पर वो वर्ब नहीं होते। अगर वो दो वर्ड साथ में मिलके वर्ब बनाए तो फ्रेजल वर्ब हो जाएंगे, पर वो दो वर्ड मिलकर साथ में अगर फ्रेजल वर्ब के अलावा अगर और कुछ साथ में हमेशा काम आते हो तो फिर उन्हें हम कहते हैं कोलोकेशन। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अच्छा जिनकी जोड़ी हो यूं भी कह सकते हो, या जो साथ में ही अच्छे लगते हो, है ना, जिनके साथ और कोई वर्ड ना जमता हो, जैसे कि पेमेंट। अब पेमेंट जब हम करते हैं, पेमेंट अपने आप में एक वर्ड है, पेमेंट तो वर्ड है, अलग तो है ही अपने आप में। फिर एक वर्ड है मेक, मेक यानी बनाना, आई एम मेकिंग टी, आई एम मेकिंग दिस, आई एम मेकिंग हाउस, मेक भी अपने आप में एक वर्ड है। लेकिन जब पेमेंट को करने की बारी आती है कि मैं पेमेंट कर रहा हूं, मैंने माल खरीदा है, पेमेंट देना है, पैसे दे रहा हूं, पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं पेमेंट कर रहा हूं, कर रहा हूं करने के लिए है डू, हाँ डू। और क्या कर रहा हूँ, भुगतान, भुगतान यानी कि पे कर रहा हूँ, पेमेंट, आई एम डूइंग द पेमेंट, डू पेमेंट, गलत, यहाँ डू नहीं लगेगा। पेमेंट के साथ जब भी करते हैं तो मेक लगता है, आई हैव मेड पेमेंट, आई एम मेकिंग द पेमेंट, सर प्लीज मेक अ पेमेंट, सर यू हैव टू मेक द पेमेंट इन कैश, मेक पेमेंट, पेमेंट के साथ मेक अच्छा लगता है ना। आई वॉन्ट माई पेमेंट, पेमेंट अपने आप में एक वर्ड अलग भी यूज होता है, ऐसा नहीं, ये मत समझ देना कि मैं कोलोकेशन वर्ड में जो वर्ड दे रहा हूँ वो हमेशा साथ में ही होते हैं। ये जो दो वर्ड है पेमेंट और मेक, दोनों अलग अलग अपने अपनी तरह से भी यूज होते हैं। आई एम मेकिंग टी, ही इज मेकिंग मी फूल, तो मेक अपने आप भी यूज होता है अलग से, पेमेंट अपने आप भी यूज होता है, लेकिन जब पेमेंट करते हैं तब उसके साथ डू अच्छा नहीं लगता, उसके साथ मेक ही अच्छा लगता है। तो मेक और पेमेंट की जोड़ी है, जब इस तरह से यूज किया जाएगा तो दोनों साथ में लोकेट करेंगे, को लोकेशन, को लोकेशन, ये तरीका याद करने का, दिस इज द बेस्ट वे आउट। ये हमारे अलावा और कोई इस तरीके से नहीं पढ़ रहा है कोलोकेशन की कंसेप्ट, ठीक, पूरी गारंटी के साथ। चलो भाई, आई चीज समझ क्या कहना चाह रहा हूँ। कोलोकेशन जैसे वह लड़का गोरा है, ठीक है, गोरा है, और जब आपको एम्फेसिस देके बोलना हो कितना गोरा है, अरे बोले एकदम गोरा गट, तो इसका मतलब क्या गोरा हमेशा गट के साथ ही चलता है, नहीं, सुनना हाँ, लेकिन जब इस फ्रेज को बोलना हो तब गोरा के साथ गट ही चलेगा, गोरा कट नहीं करोगे आप, गोरा पट नहीं करोगे, गोरा गट। अरे एकदम गोरी गट है यार, मैं तो कह रहा हूँ वैसी लड़की मिलेगी नहीं, कर दो ब्याह लड़के का, गोरी गट। अरे वो तो काला कलूटा है, काले के साथ कलूटा, काला कलूटा काला कलूटा बैंगन लूटा। तो आप देखते नहीं हो हिंदी में भी लोकेशंस हैं, कोलोकेशंस हैं हिंदी में, जैसे कि इधर उधर, जो वर्ड साथ में बोले, इधर भी होता है उधर भी होता है, लेकिन जब कहाँ भटक रहा है बोले इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर, चलते फिरते, चलते फिरते यहाँ आ गया मैं तो, चलते फिरते, है ना। और भीनी भीनी खुशबू, भीनी भीनी, और और बहुत सारे हैं, एक गोरा गट, काला गट, मीठी चट चाय बना दी यार, मीठी चट, फीकी फस, करते ना हम ऐसा यूज। बाल बच्चे, और बाल बच्चे कैसे हैं, है ना, बाल गोपाल, और बाल गोपाल, ये सब बाल गोपाल खेल रहे हैं हमारी कॉलोनी के। तो ये दो वर्ड्स जो आपस में साथ में चलते हैं, अच्छा ये वर्ब का काम नहीं कर रहे, अगर ये वर्ब का काम होते करते होते तो फ्रेजल वर्ब बन जाते, पर जब दो वर्ड मिल जाते हैं साथ में जुड़ के और वो वर्ब का काम ना करते हुए सुंदर कुछ रूप नजर आता है, तो उसको हम बोलते हैं कोलोकेशन इंग्लिश में, ठीक। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हेवी रेन, अब हेवी यानी भारी, तो बल्कि रेन बोल सकते हो आप, फिर हेवी यानी भारी तो फिर हेवी की जगह बल्कि कर दो, बल्कि यानी भी भारी होता है, बहुत ही वेटफुल, वेटेड नहीं, रेन के साथ हेवी चलेगा, तेज बारिश को हेवी रेन ही बोलेंगे, है ना, स्ट्रॉन्ग रेन नहीं बोलेंगे, बिग रेन नहीं बोलेंगे, आया, तो वो हेवी जमेगा। तो जिसके साथ जो जमता है और उनकी जोड़ी है वो साथ में बोलो तो ही अच्छे लगते हैं, उन्हें कहते हैं कोलोकेशन। पर वो हमेशा साथ में हो जरूरी नहीं, लेकिन जब उस परिप्रेक्ष्य में बोले जाएंगे तो साथ में बोले जाएंगे, है ना। जैसे रेन अपने आप में है, हेवी अपने आप में एक वर्ड है ना, ये बहुत ही हैवी डंबल है, तो सर ये तो गलत बात है, हैवी के साथ तो रेन आती है, आपने कहा था हैवी रेन एक कोलोकेशन है, तो हैवी डंबल कैसे हो सकता है, हैवी तो रेन होती है, तो ये कुतर्क है। जिसके दिमाग में ये कुतर्क आ रहा हो वो क्लियर कर लो अपना कुतर्क, और शर्मिंदा हो जाओ, गिल्टी फील कर लो कि मैं इतना उल्टा क्यों चलता हूँ, सीधा सीधा समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझ रहा हूँ, कि कोलोकेशन के जो दो वर्ड्स हैं उनका अपना अपना भी मीनिंग होता है, वो इंडिपेंडेंटली भी यूज होते हैं, पर जिस परिप्रेक्ष्य, जिस पैरलेंस, जिस
लॉजिक से हम बात कर रहे हैं, उस लॉजिक और उस जगह पर जनरली जब जब वो यूज होते हैं तब साथ में यूज होते हैं। ठीक। अच्छा, फायदा क्या है कोलोकेशंस का? लैंग्वेज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, थोड़ी सी नेचुरल हो जाती है। ठीक है। फिर चूंकि ये प्री डिसाइडेड है, एक प्रॉपर प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर है, हैवी रेन, मेक पेमेंट, है ना। हसल बसल मैंने यूज किया था, शहर की शोर शराबा, तो हसल बसल, शोर शराबा हिंदी में एक इडियम है। तो ये अच्छा भी लगता है स्ट्रक्चर्स का। अब शोर खराबा मत करो, शोर जराबा मत करो, शोर शराबा मत करो, तो एक प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर है, आपको वैसे ही बोलना है। फिर प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है बोलने में, लिखने में। फिर लैंग्वेज स्किल्स बढ़ाता है हमारी, एनहांसेस आवर लैंग्वेज स्किल्स, इनोवेशन आती है, बदल बदल के बोलने की इनोवेशन आती है। और आखिरी है, लैंग्वेज को थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देता है, थोड़ी लैंग्वेज भी सुंदर हो जाती है। आई वॉज पेइंग द सम और आई वॉज मेकिंग द पेमेंट, तो मेकिंग द पेमेंट थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर लगता है सुनने में, है ना, लैंग्वेज। तो ये हमारे कोलोकेशंस के नीड, या यूँ कहे कोलोकेशंस के फायदे हैं। ठीक है बच्चों, ये पूरा ही कर देता हूँ मैं, ऑकवर्ड नहीं लगेगा देखने में। ये कोलोकेशन के फायदे हैं। चलो भाई, कुछ कोलोकेशन देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब कोलोकेशन कैसे बनते हैं? तो कोलोकेशन, थोड़ा सा हाइलाइटर का कलर चेंज करते हैं, अपन लेते हैं लाइट ब्लू। कोलोकेशन बनते हैं नाउन प्लस नाउन से, नाउन प्लस वर्ब से, एडजेक्टिव प्लस नाउन से, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव से, वर्ब प्लस एडवर्ब से। देखो, नाउन प्लस नाउन, टी और लीफ, चाय और पत्ती, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, दोनों अपने आप में नाउन है। पत्ती भी एक नाउन है, टी भी एक नाउन है, लेकिन दोनों साथ में बोलते हैं तो चाय पत्ती, चाय की पत्ती। टी लीफ, सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री दोनों नाउन वर्ड है, सर्विस इंडस्ट्री। सिंगल एंट्री सिस्टम, डेथ कैंप, पीयर ग्रुप, दोस्तों का ग्रुप, पीयर ग्रुप। स्ट्रीट नेम, है ना। फिर है राउंड ऑफ अप्लॉज, राउंड ऑफ अप्लॉज। फिर सीज फायर अग्रीमेंट, सीज फायर अग्रीमेंट इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया चाइना के बीच में। सीज यानी खत्म करना, देखो बड़ा मजेदार वर्ड है। सीज का अर्थ होता है खत्म करना, फायर यानी फायरिंग, आग वाली, अग्नि, अग्नि आग वाली फायर नहीं है ना, फायरिंग वाली। फायर को खत्म कर दो, यानी कि गोलीबारी बंद कर दो, यानी कि लड़ाई बंद कर दो। जब इस बात का अग्रीमेंट हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इट इज कॉल्ड सीज फायर अग्रीमेंट, कि अभी युद्ध नहीं है तो हम लोग फायरिंग बंद रखेंगे, फायरिंग नहीं करेंगे, इस बात का अग्रीमेंट कर लेते हैं। तो हम फायरिंग को सीज रखेंगे, सीज यानी बंद, फायरिंग को बंद रखेंगे, इस बात का अग्रीमेंट। फिर आप देखते हो ना, कभी कभी पाकिस्तान ने इस साल 3,000 बार सीज फायर अग्रीमेंट तोड़ा, मतलब 3,000 गोलियां उधर से दागी, है ना, कश्मीर में, कश्मीर एलओसी की तरफ से। कई बार सुनते हो आप टीवी पे, भाई सीज फायर अग्रीमेंट को तोड़ा। तो सीज फायर अग्रीमेंट क्या है? युद्ध विराम का उल्लंघन करना, सीज फायर का अग्रीमेंट का उल्लंघन करना। पर ये साथ में चलता है, सीज फायर भी एक नाउन है, अग्रीमेंट भी एक फायर। अब देखो, ये हमेशा सीज फायर कॉन्ट्रैक्ट नहीं जमेगा, सीज फायर एमओयू नहीं चलेगा, सीज फायर के साथ अग्रीमेंट ही जमता है। राउंड ऑफ अप्रिसिएशन नहीं चलेगा, राउंड ऑफ अप्लॉज। ठीक। रोड नेम नहीं, स्ट्रीट नेम सुनने में अच्छा लगता है। फ्रेंड ग्रुप की बजाय पीयर ग्रुप अच्छा लगता है, ऐसा। चलो भाई, अगला है डॉग्स बार्क। अब ये तो बड़ी मजे की बात है, जिसके साथ जो ही अच्छा लगता है। कुत्ते की आवाज को बार्क ही बोलेंगे, बियर की आवाज निकालने को ग्राउल बोलेंगे, सुअर आवाज निकालेगा पिग तो बोलेंगे ग्रंट, पेपर की आवाज को फ्लटर, लीव्स की आवाज को रसल, स्नो फॉल, स्नो फॉल, प्लेन टेक ऑफ, प्लेन इज लीविंग द ग्राउंड, ऐसा नहीं बोलते, प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। तो जिसके साथ जो ही वर्ड अच्छा लगता है, वाटर के साथ फ्लो, और हॉर्सेस नाए, घोड़े हिनहिनाते हैं तो नाए। एलिफेंट्स ट्रम्पेट, एलिफेंट्स ट्रम्पेट। लायंस रोअर, है ना। तो जिसके साथ जो अच्छा लगता है, तो लायन रोअर करता है, वर्ब, लायंस रोअर, एलिफेंट्स ट्रम्पेट, बियर्स ग्राउल, पिग्स ग्रंट, पेपर्स फ्लटर। फिर है एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो एडजेक्टिव क्या? फीवर, कैसा फीवर? हाई फीवर, तो हाई एडजेक्टिव है, हाई फीवर, है ना। लार्ज फीवर नहीं बोलते हैं, हाई फीवर। सेंसेशन हो रहा है मुझे जलने का, तो सेंसेशन जब, तो मुझे बर्निंग फील नहीं बोलते, बर्निंग फील नहीं बोलते, बर्निंग के साथ सेंसेशन जमता है, बर्निंग सेंसेशन। मुझे दिख नहीं रहा है ठीक से, धुंधला दिख रहा है, तो ब्लर्ड व्यू, ब्लर्ड व्यू की जगह ब्लर्ड विजन अच्छा लगता है, या ब्लर्ड लुक नहीं जमेगा, ब्लर्ड व्यू नहीं, ब्लर्ड विजन। समटस मील,
कंप्लीट मील, समटियस का अर्थ होता है समटियस यानी कि कंप्लीट, भाई खाने में विटामिन वाइटामिन प्रोटीन्स मिनरल सब हो तो उसको बोलते हैं समटियस मील। तो पूरा खाना, मील यानी भोजन, तो कंप्लीट फूड भी बोल सकते हो या समटियस मील भी बोल सकते हो। तो समटियस मील प्रॉपर कोलोकेशन है। कंप्लीट मील नहीं बोलेंगे, फिर कंप्लीट के साथ फूड जमता है, ये भी बड़े, कंप्लीट फूड भी अपने आप में एक कोलोकेशन है, वो अलग से लिख लो आप, कंप्लीट फूड, जैसे मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। तो फूड वर्ड यूज करना है तो उसके साथ समटेस यूज नहीं, उसके साथ कंप्लीट करोगे यूज। और मील यूज करना है तो समटेस करोगे। ड्विंडलिंग प्राइजेस, है ना, घटती बढ़ती प्राइजेस, घटती हुई प्राइजेस या बढ़ती हुई प्राइजेस, राइजिंग प्राइजेस, ड्विंडलिंग प्राइजेस। फिर क्रिटिकल एनालिसिस, एकदम क्रिटिकली एनालिसिस करना किसी चीज को। तो क्रिटिकल की जगह आप बहुत इन डेप्थ भी लिख सकते हो और भी लिख, पर क्रिटिकल ज्यादा जमता है कोलोकेशन। रेगुलर एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज की बजाय रेगुलर अच्छा लगेगा। मेडन वोएज, वोएज यानी समुद्री यात्रा, मेडन यानी फर्स्ट, तो फर्स्ट वोएज बोलने की बजाय या फर्स्ट सी जर्नी बोलने की बजाय फर्स्ट की जगह मेडन और वोएज की जगह सी जर्नी की बजाय वोएज, तो मेडन वोएज ही ज्यादा अच्छा लगता है और ये साथ में बोला जाता है ना। जैसे हिंदी में पार्टी शार्टी, कोई बोलता है पार्टी कार्टी, पार्टी पार्टी, पार्टी टार्टी, पार्टी गार्टी, नहीं पार्टी शार्टी कर लेते हैं। सोडी भाई बोलते हैं तारक मेहता में, ओए पार्टी शार्टी करेंगे, तो उसी पार्टी शार्टी जमता है ना। तो जिसके साथ जो वर्ड जमता है वो कोलोकेशन कहलाता है, और वही तो पढ़ रहे हैं हम। चलो फिर है कंप्लीटली सेटिस्फाइड, इन्फिनिटिसिली, इन्फिनिटिसिमली स्मॉल, इन्फिनिटिसिमली स्मॉल यानी कि वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा एकदम। मेटिकुलसली स्टडीड यानी कि बहुत सोच समझ के छांट छांट के मैंने पढ़ा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना एग्जाम में आने वाला। अटरली स्टूपिड, कंप्लीटली स्टूपिड की जगह अटरली स्टूपिड ज्यादा अच्छा लगता है। रिचली डेकोरेटेड, बहुत अच्छी सजावट की, चमकदार, तो हम बोलेंगे रिचली, है ना। लेविशली भी बोल सकते हैं, ग्रैंडली भी बोल सकते हैं, लेकिन रिचली ज्यादा अच्छा लगता है। रिचली डेकोरेटेड कोलोकेशन। फुल्ली अवेयर, अब कंप्लीटली अवेयर, ओवरऑल अवेयर, ये सब ना बोलते हुए क्या बोलते हैं, फुल्ली अवेयर, ज्यादा अच्छा लगता है। फिर है वर्ड, वर्ब प्लस एडवर्ब से बनने वाले। मैजिकली, कैसे परफॉर्म करा, मैजिकली, मैजिकली क्या है, एडवर्ब, और परफॉर्म क्या है, वर्ब, तो परफॉर्म्ड मैजिकली। सैंग मेलोडियसली, रेड थरली, इन्फॉर्म्ड रिपीटेडली, बार बार इन्फॉर्म करा था। प्लेस जेंटली, धीरे से रखो। विस्पर्ड सॉफ्टली, कानों में धीरे से बोला, फुसफुसाना, विस्पर, विस्पर्ड सॉफ्टली। एंड रिमेंबर वेगली, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा है, वेगली रिमेंबर कर पा रहा हूँ। देखो मजे की बात है, अब किसी ने बुरा गाया हो तो आप ये नहीं बोलोगे ही सैंग बैडली, पर सर आपने तो बोला था सैंग के साथ मेलोडियसली आता है। नहीं, जब किसी ने अच्छा गाया हो तो आप सैंग स्वीटली बोलने के बजाय मेलोडियसली बोलना, लेकिन जब बुरा गाया हो तब थोड़ी मेलोडियसली बोलना। तो ये है कोलोकेशन। इसका मतलब ये नहीं कि सैंग के साथ मेलोडियसली जमता है तो मेलोडियसली हमेशा ही लगाओ, भाई जैसा लग रहा है वैसे ही लगेगा। गंदा लग रहा है तो बोल दो ना कि बहुत ही गंदा गाया तूने, ये ले 1 रुपया, अब आगे बढ़, आगे से मत सुनाना गाना, है ना। तब आप ये थोड़ी बोलोगे कि यू सैंग मेलोडियसली, यू सैंग बैडली। तो सर फिर आप तो बोलो कि ये सब साथ में ही चलते हैं, अरे भाई साथ में चलते हैं मतलब जब उस उद्देश्य से बोलना हो तब फिर एक पर्टिकुलर वर्ड है उस उद्देश्य के लिए, तब उसके साथ वो यूज करना। जब आपको कानों को बहुत सुंदर लगा हो सुन के तो सैंग मेलोडियसली बोलना, सैंग स्वीटली मत बोलना, है ना, सैंग ब्यूटीफुली मत बोलना। ऑल दो बोल दो तो गलत नहीं होगा, ये भी बता दूं, ग्रामेटिकली भी गलत नहीं होगा। यू सैंग सो स्वीटली, यू सैंग सो ब्यूटीफुली, कोई गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा जो प्रॉपर कोलोकेशन है जिसके साथ बोला जाए वो ज्यादा अच्छा लगता है। अब कोई कह दे कि यार इधर विधर यूं ही घूम रहा है, अब वो इधर विधर भी बोल दे तो समझ में आता है, अपन कोई गलत नहीं कह देते हैं उसको, लेकिन अगर इधर विधर की जगह इधर उधर बोल दे तो सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। बस ये कोलोकेशन का महत्व है मेरे हिसाब से। जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल मेरे बराबर धीरे धीरे होने लगा है या हो गया है, मैं तो चाहूंगा मुझसे भी आगे निकलो आप, तो उनको समझ में आया होगा कि मैं क्या लॉजिक दे रहा हूँ, ये क्या चीज है कोलोकेशन। आ रहा है बच्चे समझ, है ना। हर लैंग्वेज में होते हैं कोलोकेशन, जहाँ जो वर्ड अच्छा लगता है वो हम साथ में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कोलोकेशन। कुछ बिजनेस रिलेटेड कोलोकेशन है, देखें, सारे पढ़ें एक एक, है ना, छोड़ना कुछ नहीं है। देखें एक बार, बहुत इजी इजी है जो बस साथ में यूज होता है। जैसे कि प्रॉफिट के साथ हम मेक वर्ड यूज करते हैं, कभी आपने सुना ही हैज गॉट प्रॉफिट, नहीं ही हैज मेड प्रॉफिट। ही हैज गॉट लॉस, नहीं ही हैज मेड लॉस। सिक्योरिटी ब्लैंकेट, स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं, भाई सिक्योरिटी ब्लैंकेट ले लिया है मेरे मेरे ऊपर ताकि लॉस नहीं होगा, ओढ़ लिया है कुछ एक। डॉलर डिप्लोमेसी,
डिप्लोमेसी यानी कि लेन देन का व्यवहार, डिप्लोमेटिकली, डॉलर यानी डॉलर में खरीदी बिक्री होती है इंटरनेशनल मार्केट में, उसके लिए एक वर्ड है डॉलर डिप्लोमेसी। ब्लैंक चेक, अब भरे हुए को नहीं बोलेंगे, लेकिन जब खाली हो तो उसको एम्प्टी नहीं बोलेंगे, एम्प्टी की जगह ब्लैंक बोलेंगे। ये सर्विस चार्ज, तो सर्विस फीस और सर्विस चार्ज में चार्ज ज्यादा अच्छा लगता है, तो सर्विस चार्ज। ट्रेड रूट, तो ट्रेड वे भी बोल सकते हैं, पर वे की जगह रूट ज्यादा अच्छा लगता है। ट्रेड रूट फ्रॉम इंडिया टू चाइना, फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। ड्रॉ अटेंशन टू, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर अटेंशन टू, तो ब्रिंग के बजाय ड्रॉ ज्यादा अच्छा लगता है, तो ड्रॉ अटेंशन। चेयर अ मीटिंग, है ना, चेयरमैन यानी हेड, तो आप उसको हेड भी बोल सकते हो कि ही इज हेडिंग द मीटिंग, पर हेडिंग की बजाय चेयर अ मीटिंग बोलना ज्यादा अच्छा लगता है। मिस्टर राहुल वाज द चेयरमैन एंड ही चेयर्ड द मीटिंग फॉर द होल टाइम, यानी मीटिंग के चेयरमैन पद पे बने रहे पूरे समय। एनुअल टर्नओवर, इसकी जगह ईयरली टर्नओवर बोलो तो भी चल जाएगा, लेकिन सही क्या है, कोलोकेशन के तौर पे एनुअल टर्नओवर बोलना ज्यादा अच्छा लगता है ना। इन सब के ऑल्टरनेटिव अगर सिनोनिम आते हो तो आप यूज करो, गलत तो नहीं होंगे लेकिन मजेदार नहीं होंगे। मजेदार तो जिसके साथ जो वर्ड जमता है वही लगेगा। अब आया, पर ईयर भी बोल सकते हो, लेकिन पर एनम बोलने में जो मजा है ना कोलोकेशन का, वो अपनी जगह है ना। 12% पर एनम, पर एनम क्या है, एक प्रकार का कोलोकेशन हो गया। अब मीट क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया फुलफिल भी होता है, आई हैव फुलफिल्ड ऑल द क्राइटेरिया, लेकिन फुलफिल मजा नहीं आएगा। आई एम मीटिंग ऑल द क्राइटेरिया एंड आई एम एलिजिबल फॉर एडमिशन टू IIM, मीटिंग द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया को मैं मीट कर रहा हूँ, है ना। साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, अग्री टू अ कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन साइन ज्यादा अच्छा लगता है, आई हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट। लेंड अ हैंड, अपना हाथ किसी को देना यानी कि सहायता करना, तो आई हैव गिवन माई हैंड टू यू, वो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या लगेगा, कोलोकेशन के लैंग्वेज में बोलो, आई वॉन्ट योर हैंड, प्लीज लेंड मी योर हैंड, यानी अपना हाथ मुझे दे दे, यानी कि वो वाला हाथ नहीं मांगा है। वो लड़की का हाथ मांगने जाते हैं वाला हाथ नहीं मांगा है ना, सहायता का हाथ किसी के आगे बढ़ाना। चलो लॉन्च ए प्रोडक्ट, तो लॉन्च ज्यादा अच्छा है, बढ़िया है ना। टू इंट्रोड्यूस ए प्रोडक्ट और लॉन्च ए प्रोडक्ट में ज्यादा अच्छा क्या है, प्रोडक्ट का लॉन्चिंग होता है, लॉन्च ए प्रोडक्ट। सेल्स फिगर्स, सेल्स अमाउंट, सेल्स अकाउंट्स, इसके बजाय सेल्स, सेल्स अकाउंट तो अपने आप में एक वर्ड है अकाउंटेंसी का। फिगर आपको चाहिए सेल्स के इस साल के, तो फिगर ही बोलोगे ना आप, सेल्स फिगर्स। फिर सीज टू ट्रेड, तो डिसकंटिन्यू टू ट्रेड, ट्रेड बंद करना, ये भी चलेगा, लेकिन ज्यादा वर्ड अच्छा क्या है, सीज टू ट्रेड। आई एम इंडिया एंड चाइना हैव सीज टू ट्रेड। गो बैंकरप्ट, बिकम बैंकरप्ट बोलेंगे कि गो बैंकरप्ट, कि वो बैंकरप्ट हो गया है, कि वो बैंकरप्ट गया है। गो यानी तो जाना, और बिकम यानी होना, तो वो बैंकरप्ट हो गया है कि बैंकरप्ट गया है। बोले हिंदी में तो बैंकरप्ट हो गया है, होने के लिए बिकम, तो ही हैज बिकम बैंकरप्ट होना चाहिए, फिर गो बैंकरप्ट क्यों है, बोले नहीं, बैंकरप्ट के साथ इंग्लिश में गो ही जमता है। हर वर्ड का इंग्लिश में ऐसा वर्ड टू वर्ड मीनिंग बना के नहीं होता कि बिकम आएगा तो बिकम ही लगाएंगे, नहीं, गो चलेगा। वो मैंने बोला था ना, मेक मनी, अब पैसा कमाना, तो ही इज मेकिंग मनी, ही इज मेकिंग लॉट ऑफ मनी, अर्निंग भी बोल सकते हो, पर मेक मनी कोलोकेशन अच्छा लगता है। ओ आई हैव हर्ड यू आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी दीज डेज, हाँ बहुत चल रही है दुकान, मेकिंग मनी। ब्रेक द लॉ, ना वायलेट द लॉ भी चलता है, ब्रेक द लॉ भी चलता है, ब्रेक द लॉ ज्यादा अच्छा है। अगर ऐसा करेगा तो यू विल ब्रेक द लॉ एंड यू विल बी कॉट बाय द अथॉरिटीज, है ना। फिर है इंटरेस्ट रेट्स, ये तो साथ में चलता है, व्हाट आर द इंटरेस्ट रेट्स, द करंट इंटरेस्ट रेट इज। मार्केट शेयर, भाई मारुति का मार्केट शेयर हाईएस्ट है मोबाइल फोन्स में, शाओमी का, सैमसंग का, वीवो, ओप्पो, रियलमी, रेडमी, इनका मार्केट शेयर सबका अच्छा है, ठीक ठाक ठीक ठाक है मार्केट शेयर। अब मार्केट कॉम्पोजिशन, मार्केट के बहुत सारे वर्ड यूज करते हो, लेकिन मार्केट शेयर वर्ड यूज करते हैं ज्यादातर। स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक इंटरचेंज नहीं बोल रहे हैं हम, स्टॉक परचेज सेल नहीं बोल रहे हैं। एक जगह जहाँ पे स्टॉक की खरीदी भी, स्टॉक बाइंग सेलिंग नहीं, स्टॉक एक्सचेंज। शेयर बाइंग सेलिंग नहीं, स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेड सीक्रेट, तो इसको ऑक्यूपेशन सीक्रेट, प्रोफेशन सीक्रेट ना बोल के ट्रेड सीक्रेट ही बोलते हैं। ट्रेड कॉन्फिडेंशियल नहीं, ट्रेड सीक्रेट, भैया मेरे व्यापार का ट्रेड सीक्रेट है, ये नहीं बताऊंगा। कैलकुलेट रिस्क, आई हैव टेकन अ मेजर्ड रिस्क, नहीं मेजर्ड रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क, मैंने बहुत ही कैलकुलेट करके सोच समझ के ये रिस्क लिए। तो मैं आपको इसको ऑल्टरनेटिव वर्ड भी बताते जा रहा हूँ, ये सिर्फ हम पढ़ रहे हैं इस तरीके से, ये भी गारंटी देते जा रहा हूँ बीच बीच में, है ना, कि देखो ये ऐसा भी हो सकता था पर ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है, जहां जो लग रहा है मुझे उसका, है ना। तो उसका मैं आपको ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि हाँ ये कोलोकेशन क्यों है। ये कोलोकेशन इसलिए क्योंकि इन दोनों वर्ड को जब साथ में यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर, ज्यादा सही, ज्यादा सुंदर और ज्यादा एक
बना बनाया फॉर्मेट वाला वर्ड यूज करने में आता है जो बोलने में भी अच्छा लगता है ना। जैसे कि ब्लू चिप कंपनी, तो आप बोलोगे बहुत अच्छी कंपनी है, ये टॉप नॉच कंपनी है, पर उसकी जगह आप ब्लू चिप कंपनी बोलो तो कितना अच्छा लगता है। तो ब्लू चिप कंपनी अच्छा लगेगा बोलने में। कैलकुलेटेड रिस्क, भैया मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 20%, तो स्कोप ऑफ प्रॉफिट बोलने की बजाय प्रॉफिट मार्जिन। ओपिनियन पोल है जनता का कि इस बार मोदी जी जीतेंगे, तो जनता का ऐसा व्यू पॉइंट है, जनता का ऐसा व्यू पोल है, व्यू पोल नहीं ओपिनियन पोल। एक्साइज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज टैक्स दोनों चलता है खैर, यहाँ ड्यूटी भी लिख सकते हो आप, एक्साइज ड्यूटी, ये वाले में ड्यूटी वाला भी बनता है, और वो भी कोलोकेशन है। एक्साइज ड्यूटी आने भी टैक्स होता है, शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। इसका तो कुछ खैर अलग नहीं बनता, जनरली मार्केट में भी यही वर्ड यूज होते हैं, एक्साइज टैक्स और एक्साइज ड्यूटी। कैश फ्लो, तो कैश फ्लो दोनों तरह से होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो आप लिक्विडिटी फ्लो या मनी फ्लो ना बोलते हुए कैश फ्लो बोलते हो, तो वही अच्छा लगता है सुनने बोलने में, कैश फ्लो। बिजनेस में बहुत यूज होते हैं सारे। और इतने ही नहीं है कोलोकेशन है, और भी है। हैव से बनने वाले कोलोकेशन है, जिनमें हैव वर्ड यूज होकर कोलोकेशन बनता है। टेक से बनने वाले हैं। तो कुछ कोलोकेशन की लिस्ट में आपको और भेजूंगा मेरे पास, जो नोट्स में है उससे ज़्यादा मेरे पास है। तो जो नोट्स में है वो पूरा पढ़ाऊंगा, और जो मेरे पास है वो आपको खुद से पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस के लिए दूंगा, याद करने के लिए दूंगा। बच्चे करना प्रैक्टिस में मेहनत मेरे साथ। आज का होमवर्क क्या है, ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद होमवर्क क्या होगा आपका, होमवर्क होगा कि पीछे जितने क्वेश्चन दिए हैं इन दो टॉपिक्स के, फ्रेजल वर्ब्स और कोलोकेशन के, वो आपको प्रैक्टिस करना है। कल जब मिलूंगा उसके पहले तक आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक। और जब आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाए, घर पे रात को बैठे बैठे, रात को या सुबह जब भी आप पढ़ते हो इंग्लिश, तो एक बार खुद से ही अपने आप को यूं कर देना कि हाँ ये हो गया, थम्स अप कर देना। चलो भाई, बैलेंस शीट साथ में चलता है ये। आप ऐसा तो नहीं करते कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज शीट, बैलेंस शीट बोलते हैं बस। ब्रांड नेम, तो लोगो नेम, ट्रेडमार्क नेम, ये बोलने के बजाय आप ब्रांड नेम बोलते हैं, मेरा ब्रांड नेम ये है। ज़्यादा अच्छा वो लगता है, गलत नहीं है लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है। एम्प्लॉय बेनिफिट, तो वर्कमैन बेनिफिट बोलेंगे, सर्विसमैन बेनिफिट बोलेंगे कि एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट ज़्यादा अच्छा है ना। एम्प्लॉय प्रिविलेजेस बोलेंगे नहीं, एम्प्लॉय के साथ बेनिफिट ही जमेगा। ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर रिसोर्स नहीं, मैन पावर से कुछ और वर्ड बना लोगे नहीं, ह्यूमन रिसोर्स। लेबर रिसोर्स नहीं, ह्यूमन रिसोर्स। रिसोर्स के साथ और ह्यूमन जब जोड़ना हो तो फिर ह्यूमन रिसोर्स ही जमता है। कॉन्फ्रेंस कॉल, है ना। कॉमन कॉल, ग्रुप कॉल, ये बोलने के बजाय कॉन्फ्रेंस कॉल ज़्यादा अच्छा लगता है ना। चलो सर, मैं, आप कभी फ़ोन लगाते हो, और सर मेरा फ्रेंड भी है कॉन्फ्रेंस कॉल पे, 2 मिनट उसको ले लूँ, फिर दोनों अपने डाउट मुझसे पूछ लेते हो एक साथ एक ही कॉल पे, कॉन्फ्रेंस कॉल। फिर है कॉस्ट रिडक्शन, तो कॉस्ट डिमिनिश, कॉस्ट रिड्यूस, ज़्यादा अच्छा है कॉस्ट रिड्यूस या कॉस्ट रिडक्शन। डिमिनिश नहीं, लोअर नहीं है, लोअर कॉस्ट नहीं, कॉस्ट रिडक्शन। मतलब कॉस्ट लोअरिंग के बजाय कॉस्ट रिडक्शन ज़्यादा अच्छा लगता है। प्राइस टैग, है ना। तो ये आपने देखा होगा भाई, मैंने आर्टिकल देखा शोरूम में, उस पर प्राइस टैग लगा था 3,000, तो मैंने महंगा था तो नहीं खरीदा। तो आप कुछ और वर्ड यूज़ नहीं करते हो, कॉस्ट टैग, कॉस्ट टैग नहीं जमेगा, प्राइस टैग जमेगा। टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम कंट्रोल या टाइम को किसी तरह से, टाइम प्लानिंग नहीं, टाइम मैनेजमेंट। और प्रॉफिट मार्जिन ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक ब्लू चिप कंपनीज मैंने आपको अलग से बताया, जिसका अर्थ होता है टॉप कंपनीज में से कोई एक कंपनी, टॉप नॉच कंपनी, अच्छी कंपनी। प्रॉफिट मार्जिन, तो प्रॉफिट स्कोप बोलने के बजाय आप प्रॉफिट मार्जिन बोलते हो, भाई मेरा प्रॉफिट मार्जिन इतना, प्रॉफिट मार्जिन में लेता हूँ 10%, 20%। चलो भैया, ये सारे हमारे बिजनेस रिलेटेड कोलोकेशन है, और भी हैं कोलोकेशन जो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप पे। धीरे धीरे जो जो मेरे पास है सब भेजता रहूंगा। आप लोगों ने आज बहुत ही प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात करता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग माय लव। थैंक यू सो मच।